हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पहले मैं माइक टेस्टिंग कर रही थी और ऐसे ही मैंने उसको ऑन कर दिया। तो भाई देखो, ऐसा है, आज है हमारी ट्रायम्फ सीरीज की पांचवा जो है वो एपिसोड है इसका। और मैं आप लोगों के लिए आज जो लेकर आई हूँ वो मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं और ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रही ट्रायम्फ सीरीज की पहला क्वेश्चन। मेटाफिजिकल कंसीट इज, देखो भाई, जो भी हमारी ट्रायम्फ सीरीज चल रही है ये दिस इज हेल्पफुल फॉर बोथ। और मैं आई शुड से यूपीपीजीटी में भी थोड़ा बहुत तो यूज हो ही जाता है। तो मेटाफिजिकल कंसीट इज a simple comparison using like or as, an elaborate unconventional metaphor linking dissimilar things, a brief witty saying, a direct statement of fact. तो भाई देखो, मेटाफिजिकल कंसीट क्या होती है? मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब होता है फार फैचेड इमेजेस होती हैं, जो बहुत दूर दराज की इमेजेस होती हैं, उन्हें कंसीट कहा जाता है। और मेटाफिजिकल पोइट्री में ये बहुत ज्यादा यूज की जा रही थी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है इसका आंसर जो है वो सही है? तो इसका है एन इलेबोरेट अनकन्वेंशनल मेटाफर, एक ऐसी कंपैरिजन जो दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर तो कर रहा है मगर वो बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल है। और फार फैचेड इमेजेस यानी कि बहुत दूर दराज की कल्पना जो है, दैट इज मेटाफिजिकल कंसीट। अब देखो, ये जॉर्डन की पोएम जो है, जॉर्डन जो है ही वॉज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो जॉर्डन की एक पोएम है अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसमें कंपस का मेटाफर है। और आप इसमें ये देखिए, ये कंपस का मेटाफर जो है वो ये बताता है, ये कंपस का फिक्स फुट है और ये मूविंग फुट है। तो मूविंग फुट पूरा जो है वो चक्कर काटता है और जो फिक्स फुट है वो टिका रहता है। तो फिक्स फुट जो है वो बिलावेड है और जो मूविंग फुट है वो लवर है। तो ये बता रहा है कि अगर जब फिक्स फुट अपनी जगह पर टिका रहता है तभी मूविंग फुट जो है वो अपना गोला पूरा कर लेता है, अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। तो जब बिलावेड और लवर को कंपस से कंपेयर किया गया है तो ये फार फैचेड इमेज है, ये कंसीट है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं किससे कंपेयर किया? टू लवर्स सोल्ड टू द पॉइंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक कंपस। द आंसर इज ए। ठीक। पर्सोनिफिकेशन इन रेनेसांस लिटरेचर, आप इसको सोचिए, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? क्रिएटिंग रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल। देखो भाई, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, चाहे वो रेनेसांस लिटरेचर में हो, किसी भी लिटरेचर में हो, जब इनएनिमेट यानी कि निर्जीव वस्तुओं को हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो भाई ये पर्सोनिफिकेशन जो है कहा जाता है। भाई बात ये है कि मैं आप लोगों को जो ये क्वेश्चंस वगैरह करवाती हूँ, आप क्या करा करो कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन वगैरह दिखता है, आप उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज, अगर आपको कुछ नया दिखता है तो आप उस क्वेश्चन को, इतने सारे आप एआई टूल्स हैं और सब कुछ है, तो आप लोग उन पे क्वेश्चंस बना सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। इससे आपकी तैयारी, मेरे कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं मैडम डी, अब आप ना एक काम कर लो, आप ना यूपीटीजीटी का बैच दोबारा से स्टार्ट कर लो। तो मैंने कहा भाई देखो, यूपीटीजीटी का बैच अब मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, ना टीजीटी ना पीजीटी, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम तो अब अक्टूबर में है, टीजीटी का दिसंबर में है। और जो लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, बताओ 3.5 साल से तैयारी आप लोग कर रहे हो ना, मेरे से नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं से तो तैयारी कर ही रहे हो। तो भाई आपको अगर आपका लेवल जो है वो ठीक लग रहा है तो गो फॉर इट, है ना भाई? तो लेकिन उसके लिए एक बात है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये वो समय है कि आपको द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। रटो मत कोई भी आंसर, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जरूर पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन एलिगरी डिफर्स फ्रॉम अ सिंबल इन दैट। पहले आपको ऑप्शंस देखो, एलिगरी और सिंबल में क्या फर्क होता है? एलिगरी सिंबल से शॉर्ट होती है, सिंबल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। एलिगरीज प्रेजेंट एक्सटेंडेड नैरेटिव मीनिंग्स व्हाइल सिंबल्स सजेस्ट मीनिंग। सिंबल्स आर ओनली यूज्ड इन पोएट्री। तो मैं आपको बताऊं, एलिगरी का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने अगर जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म पढ़ी हो, तो ऊपर से देखने में अगर ये लग रहा है कि वो एक पिग्स की कहानी है और ये एनिमल्स की कहानी है, मगर उसमें ना
रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। जो अंडरनीथ, जो बिटवीन द लाइंस मीनिंग है, तो एक एक्सटेंडेड नैरेटिव होता है, यानी कहानी के अंदर एक कहानी चलती है। जैसे जो पहले जो प्लेज हुआ करते थे, जब प्लेज की शुरुआत हुई थी, तो मोरालिटी प्लेज जो हुआ करते थे वो एलिगरीज ही हुआ करते थे, क्योंकि उनसे लोगों को एक संदेश दिया जाता था कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुडंट। तो एलिगरी जो होते हैं ना, एक्सटेंडेड नैरेटिव्स होते हैं। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाए हुए कहानी, कहते हुए कहानी है मगर कहानी के अंदर एक और हिडन मीनिंग छिपा होता है। सिंबल्स जो होते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं कि जैसे टेस्ट ऑफ द डियाबोविल है, तो उसमें पूरे उसमें ब्लैक और रेड का सिंबल यूज करा गया है। तो वो ब्लैक और रेड जो है वो इस बैकग्राउंड में यूज करने का मतलब क्या है, एक पैथेटिक कंडीशन का। इसके अलावा कई जगह जो बारिश है वो सिंबल होती है, कभी फर्टिलिटी का सिंबल दिखाते हैं। अब जैसे सिंबल में आपको मैं बताऊं, द वेस्टलैंड जो है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ बोला, तो अप्रैल जो कि एक ब्रीडिंग का सिंबल होता है। अप्रैल वो मंथ होता है जिसमें जो फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है। जब से क्रूएलेस्ट मंथ कह रहे हैं, तो वो सिंबल किसका दिखाया गया है? वो दिखाया है वॉर से, जब डिसइल्यूजनमेंट का सिंबल दिखाया है। तो जो स्नो है उसको सिंबल दिखाया है, स्नो जो कि डेड होती है। और स्नो जो सिंबल दिखाया है उसको एक दिखाया है कि जस्ट लाइक स्नो, लोग जो हैं वो उनके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। तो जो ये सिंबल्स होते हैं ना, ये एक उस चीज को किसी सिंबल्स मीनिंग सजेस्ट करते हैं, और नैरेटिव जो एलिगरी होती है वो थ्रू आउट द स्टोरीज चलती हैं। तो ये इनमें अंतर है। तो यही इसका आंसर है, दैट इज सी। सी जो है वो आपका इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोली इन रेनेसांस ड्रामा सर्व्स टू। हाइपरबोली का मतलब ही क्या होता है? एग्जैजरेटेड जो बात की जाती है। तो ये क्या करता है? क्रिएट रियलिस्टिक डायलॉग, प्रोवाइड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, एक्सप्रेस एक्सट्रीम इमोशन और एम्फेसाइज पॉइंट्स थ्रू एग्जैजरेशन। तो भाई देखो, ये है कि इसका एक्सप्रेस बहुत ज्यादा इमोशनल हाइटेन कर देना। जैसे जो हैमलेट की स्पीच है, वो है ना कि मैं ऑफिलिया से इतना प्यार करता हूँ, 40,000 ब्रदर्स कैन नॉट। तो वो एक हाइपरबोली का एग्जांपल्स है। और एक लेडी मकबथ का ना, कि जो मकबथ में डायलॉग है कि द होल नेपच्यून कैन नॉट वॉश ब्लड ऑफ दिस लिटिल हैंड। जो ये सारे हाइपरबोली के एग्जांपल्स होते हैं। द पेट्रियार्कन, अभी सोनेट के क्वेश्चन से देखिए। द पेट्रियार्कन सोनेट डिवाइड्स इट 14 लाइंस इनटू 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, 7 कपलेट्स टू इक्वल। देखो जो पेट्रियार्कन सोनेट्स हैं, सोनेट की शुरुआत इटली से हुई। और सोनेट जो है ना वो बेसिकली गियाकोमो दा लेंटिनी के द्वारा लिखा गया था। बट सोनेट में को होता ये है ना कि जो व्यक्ति शुरुआत करता है उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, जो उसे फेमस बनाता है उसको वैल्यू मिलती है। तो पेट्रियार्क अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे। तो पेट्रियार्क का जो लिखने का तरीका था, वो पहले ऑक्टेव, 8 लाइन जो होती हैं पहली, उन्हें ऑक्टेव कहते हैं। जो ऑक्टेव होता है वो एक क्वेश्चन पोज करता है, और जो सेस्टेट होता है उस क्वेश्चन का जवाब देता है। तो ऑक्टेव पहली 8 लाइन ऑक्टेव, नीचे की 6 लाइन जो होती हैं सेस्टेट। तो ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज। अब देखो, सोनेट को इंग्लैंड में यार्ड एंड सारे के द्वारा लाए गए। भाई यार्ड जो थे वो पेट्रियार्कन लाए, सारे ने उसको इंग्लिश सोनेट में परिवर्तित करा। मगर वही वाली बात है कि जिसने फेमस बनाया, बाद में तो जो लेकर आते हैं वो तो तेज पत्ते की तरह बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। तो वो जो है उसकी क्या राइम स्कीम है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो क्या है देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी जी। द आंसर इज बी। द स्पेंसेरियन सोनेट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज। स्पेंसेरियन सोनेट में क्या अंतर? इट्स यूज ऑफ अलेक्जेंड्रीन, इट्स ए बी सी डी ई राइम स्कीम, इट्स फोकस ऑन रिलीजियस। तो देखो भैया, स्पेंसेरियन सोनेट जो होते हैं ना वो ना मतलब इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब जो लास्ट वाला होता है ए बी, तो बी सी,
फिर सी डी इस तरीके से होते हैं, तो वो इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि पहले क्वार्ट्रेन की लास्ट लाइन होती है वो दूसरे क्वार्ट्रेन की फर्स्ट लाइन किसी के साथ राइम करती है, तो दैट इज इंटरलिंक्ड होते हैं, दैट इज इट्स ए बी बी सी। इन सोनेट कॉम्पोजिशन आयम्बिक पेंटामीटर का क्या मतलब होता है, बताओ भाई क्या होता है, क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर? 5 stressed syllables, 5 unstressed syllables, 5 feet per line each with an unstressed stress pattern, 10 lines with 5 syllables each। तो भैया देखो जिसे पता होगा वही बताएगा, इसका आंसर है सी, 5 feet यानी कि 10 syllables, ईच विद एन अनस्ट्रेस स्ट्रेस, यानी कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस, यानी कि ये पैटर्न 5 बार रिपीट होगा मगर सिलेबल्स 10 होंगे। The turn of volta in a Petrarchan sonnet typically occurs. The turn or volta in a Petrarchan sonnet typically occurs at the end, between the octave, in the final, at the। देखो भाई जब 8वीं लाइन के बाद सिज्यूरा आता है और फिर जब वो आंसर आता है, टर्न ऑफ थॉट होता है, तो वो होता है वोल्टा, बिटवीन द ऑक्टेव एंड सिस्टेट। द रेनेसांस टेक्निक ऑफ ekphrases इन्वॉल्व, एक ekphrases टेक्निक क्या होती है? विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल आर्ट इन लिटरेचर, कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम, म्यूजिकल अकम्पनीमेंट टू पोइट्री, हिस्टोरिकल नैरेटिव। देखो रेनेसांस की जो ekphrases टेक्निक है ना, वो बताती है किसी आर्ट के वर्क को लिटरेचर में बताना, किसी आर्ट के वर्क को ऑरेटरी के माध्यम से बताना, उसे ekphrases कहा जाता है। द आंसर इज ए। इन बैलेट ट्रेडिशन इंक्रीमेंटल रिपीटिशन सर्व्स टू मेंटेन। बैलेट क्या होता है पहले आप ही बताओ? बैलेट का मतलब होता है एक छोटी सी गाई जाने वाली कविता। बैलेट जो होते हैं ट्रेडिशनल बैलेट्स होते हैं, लिटरेरी बैलेट्स होते हैं। बेसिकली जो इनकी थीम होती है वो एक सोबर सॉम्बर थीम होती है, और ये किसी लव के बारे में, हीरोज के बारे में को गाए जाते हैं, लोकगीत की तरह होते हैं। तो इनमें ना इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है, यानी कि कोई लाइन रिपीट होती है बट विथ सम मॉडिफिकेशन। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि सस्पेंस, हर इन रिपीटिशन के साथ थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए, एक इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस बिल्कुल एलियन क्वेश्चंस लग रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी तैयारी को धार देनी चाहिए। द गोथिक कन्वेंशन ऑफ द एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल, ये मैंने आपको बताया भी था, कल बताया था कि एन रेडक्लिफ जो कि गोथिक फिक्शन के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने ये बताया था कि एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल का क्या मतलब होता है कि जो भूत प्रेत या कोई भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं तो उनको ना साइंटिफिकली प्रूव करना या विद लॉजिक प्रूव करना कि एक एक सीन को जब जब जिसमें भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आए हैं उनके बारे में बताना कि इसका पीछे रीजन ये था, उसमें फ्रॉडस्टर्स थे या किसी चीज के माध्यम से दिखाया गया। इट मीन्स ये नहीं है कि आपने कोई चीज देखी और उस पर यकीन कर लो, उसका लॉजिक दिया गया, एक्सप्लेन्ड सुपरनैचुरल उसे कहते हैं। तो ये होता है मिस्टीरियस इवेंट्स रिसीव रेशनल एक्सप्लेनेशन। Mysterious events receive rational explanation. Metaphysical poetry's use of passionate reasoning combines emotion with logical argument, religious themes, classical forms with modern content, narrative with lyrical। तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो है मेटाफिजिकल पोइट्रीज यूज ऑफ पैशनेट रीजनिंग, वो लोग इमोशन के साथ लॉजिक भी देते हैं, इमोशन के साथ वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। The decline of soliloquy in later theatrical traditions was due to lack of skilled actors, audience preference for realistic, government censorship या technical limitations of theater। देखो soliloquy जो है ना बाद में खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने प्रेफर करना शुरू करा कि रियलिस्टिक, हमें रियलिस्टिक जो है वो डायलॉग्स चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर है बी। द आंसर इज बी। तो ये हुए हमारे 15 क्वेश्चन। थोड़ा सा जो है मैं अब आप लोगों को अपने इसके बारे में बता देती हूँ कि चाहे आप सुनना चाहो या ना सुनना चाहो मगर मेरे को तो बताना पड़ेगा भाई। तो देखो ऐसा है कि मैं अभी ऐड जो कर रही हूँ ये यूपीएलटी ग्रेड का यशस्वी बैच है,
और ये बैच में आपका लिटरेचर है, ग्रामर है। देखो 120 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो लिटरेचर और ग्रामर के हैं। 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीएस के हैं। और प्री और मेंस दोनों में ही हमारे इसमें हम करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन पढ़ाओ इस तरीके से कि बच्चे हर चीज के लिए तैयार हो जाओ। और सबसे बड़ी इसकी खूबी पता है क्या है? इसमें जीआईसी मेंस का जो बैच है, वीडियो बैच प्री का, वो हमने फ्री दिया है। और उसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है ना वो यूपी टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 3 राइटर्स इसमें यूपी टीजीटी के हैं जो जीआईसी वालों ने दिए हैं, और 15 राइटर इसमें यूपी पीजीटी वाले हैं, तो दे कैन प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। और उनके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में है, प्रिंटेबल हो जाता है। तो ये हमने ये तो फ्री दिया है, फ्री जीआईसी। और हमारे में जो भी अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं ना जो यहाँ दिख रहा है, उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उसके, कि भैया अभी बैच ले लो, बैच ले लो, उसके बाद नोट्स के पैसे अलग से देना, कोरियर वाला आएगा उसको पैसे अलग से देना, ऐसा कुछ नहीं। नो हिडन चार्जेस। ठीक है जी। ये तो है हार्ड कॉपी नोट्स जो हम पहुंचाएंगे। दूसरा है भाई ये 5500 वाला बैच है, इसमें क्या है कि जीआईसी लेक्चरर का तो सब में है, सब में पीडीएफ नोट्स हैं, लेकिन ये वाले में इसमें तो इसके नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में, सारी किताबें एक साथ डाल दी गई हैं। स्टूडेंट्स जो है अपने हिसाब से उसको अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये अब बात ये है कि देखो, मैं एक चीज हमेशा ये कहना चाहती हूँ, कई बार मुझे ये चीज लगती भी है कि क्यों आप लोग जो है पल भर के अपने आप को, हम लोग ना मेरठ से हैं, तो हो सकता है हमारी भाषा जो होती है कई बार अक्खड़ हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि यार ये लोग जो है ना इतने सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। और हम पूरे जो जगह जगह रहने वाले लोग, अब लखनऊ साइड के लोगों की भाषा बहुत सॉफ्ट होती है, हम लोगों की इतनी भाषा सॉफ्ट नहीं होती, मगर हमारा दिल बहुत सॉफ्ट होता है भाई। हमारे यहाँ पर अब एक बात देखिए कि मैं दिल्ली की नहीं हूँ, मगर मैंने जब दिल्ली के DSSB का बैच जब पढ़ाया, अब मैंने भाई दूसरी तीसरी बार पढ़ाया था, दूसरी बार, तो उसमें से जो क्वेश्चंस आए, एक चीज को जज करना आना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो, तो आप जो है आपके स्टूडेंट्स को वो चीज वहां मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सबसे बड़ी चीज है। और जब मेरे स्टूडेंट्स ने आकर खुश होकर ये कहा कि दिल्ली के एग्जाम में लिटरेचर में सारा जो है भाई, भाई सारा तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर 100 में से 70 क्वेश्चन भी मेरे करवाए हुए आ गए, 65 क्वेश्चन भी मेरे करवाए हुए आ गए, तो मेरा पढ़ाया हुआ तो वसूल हो गया ना। तो मैं वही चीज कहती हूँ कि क्यों आप लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई ये टीचर जो है हम उस पर विश्वास करेंगे। मैंने फिर उस दिन भी ये चीज कहा था कि अगर आपको जॉब चाहिए होती है ना, तो अपने आप को बहुत टफ बनाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर आपको डंडे वंडे पड़ते हैं, ऐसी 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 कोई बात नहीं है। जो है ना भाई ठीक है, ऐसा लग सकता है आपको कि भाषा ऐसी है या वो है, मगर हम अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार भी करते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली अपने लिए थोड़ा सेल्फिश ये होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर फायदा हो रहा है, मेरे को कहाँ से पढ़कर जो है वो जॉब मिल सकती है। तो वो चीज जो है ना वो आपको देखना है कि पढ़ो वहां से सिलेक्शन मिले जहां से, है ना। तो वो चीज जो है वो आपको इंग्लिश सूत्रा उस मायने में पूरा कसौटी पे खरा उतरता है, तो क्यों नहीं आप कसौटी को चूज करते हो। और मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं मेरी टैगलाइन पे, इन्होंने बनाई थी कुछ और, मैंने बना दिया कुछ और। क्या थी टैगलाइन? थी क्या? पढ़ो वहां से सिलेक्शन मिले जहां से। हाँ, तैयारी करो ऐसे सिलेक्शन मिले। ये थोड़ी सी तुकबंदी सी नहीं हुई? तैयारी करो ऐसे सिलेक्शन मिले, तैयारी करो ऐसे कि सब बोले सिलेक्शन तो मिलना ही था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। The minister's speech was full of dash promises that hardly convinced the audience. Candid, insipid, vacuous या tangible. तो अब आपको ये आपका वोकैब का क्वेश्चन है, तो आप ये देखो, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट होता है, इंसिपिड का मतलब होता है बोरिंग होता है। तो ये है कि द मिनिस्टर स्पीच वाज फुल ऑफ वैक्वस। वैक्वस का मतलब होता है बेदिमाग की, यानी कि ऊल जलूल और फुल ऑफ स्टूपिडिटी। तो द आंसर इज सी, वैक्वस। The detective remained dash even under pressure, refusing to disclose any confidential detail. Reticent, loquacious, compliant या eloquent. अगर आप इन चारों वर्ड्स को देखो, पहले आपको जब भी ये करना होता है तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा वर्ड पूरे सेंटेंस को पढ़ के फिट हो रहा है।
तो आपका यहाँ पर ये देखो, द डिटेक्टिव रिमेन डैश, द डिटेक्टिव रिमेन व्हाट, क्या कि भाई अगर वो लोक्वेशियस होगा तो यानी कि बहुत बातचीत करने वाला, कंप्लायंट मतलब आज्ञा को मानने वाला, एलोक्वेंट बातचीत में अच्छा, तो वो उसे कोई भी बात को बताने से मना कर दे तो यानी कि चुप्पा, तो इसके लिए क्या होगा, रेटिसेंट, कम बोलने वाला। His arguments were so dash even the skeptics was forced to agree। अब आप उसको पढ़ के पता चल रहा है कि उसके आर्ग्यूमेंट्स इतने दमदार थे कि जो संदेह कर रहे थे वो भी उसकी बात से अग्री कर गए। कोजेंट, टेन्युअस, ऑब्सक्योर या रेडेंडेंट, देखो अब इन दो तो निकल गए, ऑब्सक्योर दुरू होते हैं, रेडेंडेंट मतलब बिना बात के होते हैं, तो दो ही बचे। तो इसका आंसर है आपका कोजेंट। वो इतने ज्यादा फोर्सफुल थे कि इवन विरोधी, इवन जो स्केप्टिक्स थे वो भी मान गए। द प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज डैश स्टाइल ऑफ टीचिंग, वीविंग एनेक्डोट्स टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज। पेडेंटिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करता है। डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, है ना। तो अब आप इसमें देखो, जब आपको दो तो आपके ऑप्शंस कट गए, तो बताओ भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए। द प्रोफेसर, प्रोफेसर जाने जाते हैं अपनी वो टीचिंग स्टाइल के लिए जो बच्चों को एंगेज रखे। एनेक्डोट्स यानी कि बीच में किस्से कहानियां सुनाने वाले। एंड द आंसर इज, जल्दी बताओ, दो तो कट गए, दैट इज, देखो भाई डिस्कर्सिव का इसमें आंसर है इसका, डिस्कर्सिव स्टाइल जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, when arguments and everything is presented in a logical way, that is known as discursive। The young writer's debut novel was surprisingly dash for someone of his age। कैलो, प्यूराइल, या इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, आप ही बता दो भैया। The young writer's debut novel was surprisingly callow, puerile, precocious या jejune। एंड द आंसर इज, भाई जो उसकी एज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्या था, दैट वाज प्रीकॉशियस। द आंसर इज प्रीकॉशियस। अब मैं आपको इनके मीनिंग भी बता देती हूँ कि क्या इनके मीनिंग है। जेज्यून का मीनिंग तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही सूखा और जो बिल्कुल ड्राई होता है उसे कहते हैं। प्रिकॉशियस का मतलब होता है मेच्योर, दैट इज मेच्योर, एडवांस्ड, मेच्योर, गिफ्टेड। और एक एक वर्ड के बारे में आप लोगों को मैं सोच रही हूँ बता देती हूँ। दैट इज केलो। केलो का मतलब होता है, दैट इज इनएक्सपीरियंस। केलो इज इनएक्सपीरियंस। इसके अगर हम सिनोनिम्स लेते हैं, इमेच्योर इसका ऑपोजिट है ये, इनएक्सपीरियंस्ड। और ये भी जो है इसी का भी यही वाला भी यही है, प्यूराइल भी यही है, बहुत ही ज़्यादा जो इनएक्सपीरियंस बालकों जैसा जो होता है। तो कैलो प्यूराइल जो होता है बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड को, इमेच्योर को बोला जाता है। और प्रिकॉशियस जो होता है वो मेच्योर को बोलते हैं, दैट इज मेच्योर। ठीक है जी। और अगर हम जून, मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही ज़्यादा सूखा सा जो होता है, जैसे अगर हम इसको लेते हैं एक तो भाई देखो, एक बार अनइंटरेस्टिंग, डल, और उसके अलावा इंसिपिड और चाइल्डिश के उसमें भी आ जाता है, बहुत ही इंसिपिड, सूखा सड़ा सा, दैट इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो बहुत आसान है, आप बना लेंगे। और वैसे तो आप सभी कुछ कर सकते हैं, मेरी बात को वैसे मत लीजिएगा कि केवल क्या हम यही कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। He said I am waiting for my brother। भाई देखो he said है past tense में है, तो प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो। He said I am waiting for my brother, बताओ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, he said that he was waiting for his brother। The answer is B 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 करके लिखते जाओ। Convert into direct speech। She remarked that the play had been superb। तो had been होगा तो क्या होगा, she remarked the play was superb, the play had been, the play is, the play was superb। बताओ भैया क्या होना चाहिए।
द प्ले वॉज सुपर्ब, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करोगे तो द प्ले वॉज सुपर्ब, ए, द आंसर इज ए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि आस्क्ड मी हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो आपको इसमें अब निकालना है रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो रवि आई हैड ए सी, द आंसर इज सी। बहुत ये मुश्किल क्वेश्चन थे जो हो गए हैं, और ये हुए 24। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, दे आर डिस्कसिंग द प्रपोजल। आप देख रहे हैं कि जो ये सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। अब टेंस नहीं चेंज होगा, मगर उसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो क्या करते हैं, द प्रपोजल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द प्रपोजल, अब प्रपोजल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाया, उसके बाद लगाया बीइंग, फिर लगाया डिस्कस। दोनों जो हैं वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, बीइंग भी और डिस्कस, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे। द प्रपोजल इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, द प्रपोजल इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। Identify the correct transformation. No sooner had he reached the station than the train left. तो as soon as से बनाना, the train left as soon as he had reached the station, as soon as he had। जब हम as soon as को शुरुआत में लेते हैं ना तो कंजंक्शन वाले पार्ट को शुरू में लेते हैं तो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और ये दोनों तरीके से ही ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, अब टू को हम सो दैट से करते हैं, ये एडवर्ब क्लॉज होता है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क, ही वॉज सो टायर्ड, तो क्या हुआ, दैट ही कुडंट वर्क। ऊपर वाला सिंपल था और ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है टू। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री। भाई देखो, जब बाय के साथ टाइम फ्यूचर का टाइम दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं, तो क्या होगा, बी विल हैव कंप्लीटेड। व्हेन शी रीच द सिनेमा द फिल्म, तो भाई जब वो सिनेमा में बाद में पहुंची, मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। फॉर 2 hours दे डैश द सेम इशू। अब देखो यहां पर फॉर, यानी कि यहां फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया, तो आपको क्या यूज करना है, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या, और ये यहाँ पर ये भी चीज है कि फॉर 2 hours दे हैव बीन डिस्कसिंग, तो यहाँ पर ये चीज सही है क्योंकि 2 घंटे से वो वही इशू डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, दो तरीके के इन्फिनेटिव्स होते हैं, एक 2+V1 प्लस 2+ जो है बेयर इन्फिनेटिव, और एक खाली बेयर इन्फिनेटिव जो बिना टू का यूज होता है। तो शी वॉन्ट्स वॉट, टू लर्न स्पेनिश बिफोर विजिटिंग मड्रिड, तो यहां पर जो है ये टू लर्न जो है दैट इज इन्फिनेटिव। चूज द करेक्ट जेरेंट कंस्ट्रक्शन। जेरेंट जो है किसके रूप में काम करता है, वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो आप सबसे पहले देखो, रीडिंग नॉवेल्स आर हिज फेवरेट पास टाइम, रीडिंग नॉवेल्स इज हिज फेवरेट पास टाइम। इन्हीं दोनों में देखेंगे तो बेसिकली बात क्या है कि लोग नॉवेल्स के हिसाब से आर लगा देते हैं, नहीं, व्हाट इज हिज फेवरेट पास टाइम, रीडिंग, तो जेरेंट जो है ना वो ये वाला सही माना जाएगा, दिस इज द सब्जेक्ट, accordingly the verb will be singular। fill with suitable participle, dash the match, the players rushed out for celebration। वैसे एक बात ये है कि जब एक दो एक्शंस होते हैं, दोनों के बीच में टाइम गैप बिल्कुल नहीं होता है, तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे टेकिंग द की आउट ऑफ हिज पॉकेट ही ओपन द डोर। अब इसमें, और जब दोनों के एक्शंस के बीच में टाइम गैप होता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं।
तो मैच जीतते ही निकल जाना, अब या तो यह है कि टाइम गैप नहीं बताया गया, तो विनिंग द मैच कर दिया है कि देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन दीज टू एक्शन। वैसे हैविंग वन भी हो सकता था। ही कैनॉट बी ट्रस्टेड डैश ही इज वेरी क्लेवर। बताओ भाई कौन सा प्रेपोजिशन भरा जाना चाहिए? ही कैनॉट बी ट्रस्टेड फॉर येट। हम अतिरिक्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हमें पहले से ही पता है भाई कि ही इज वेरी क्लेवर, येट ही इज वेरी क्लेवर। ही कैन, ऑल्दो ही इज वेरी क्लेवर, येट ही कैनॉट बी ट्रस्टेड। आई विल नॉट लेंड यू मनी डैश यू रीपे द लास्ट अमाउंट। जब तक तुम, जब तक नहीं, जब तक नहीं, अगर नहीं के लिए अनलेस होता है, और जब तक नहीं के लिए until। सो द आंसर इज until। एडवर्ब क्लॉज है। डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। तो भाई ये शर्त बताने वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। कर सकते, और कैन जो बता रहा है ना वो एबिलिटी बता रहा है। कैन टेल्स एबिलिटी इन द प्रेजेंट, कि आपके अंदर एबिलिटी बताता है और कैपेबिलिटी बताता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।